आज जो जो तिथि हम मना रहे हैं 30 जनवरी 2020 की 72 साल हो गए हैं गांधी जी को खोकर। और इसके पहले कि मैं कुछ चंद शब्द सीए एनआरसी पे बोलूँ, एनपीआर पे बोलूँ, मैं चाहती थी क्योंकि पूना में ये बात हो रही है। और 5 साल पहले मैंने एक किताब प्रकाशित की थी गांधी जी की हत्या को लेकर। तो चंद बातें वो हत्या को लेकर मुझे यहाँ रखना मैं ज़रूरी समझती हूँ। यंग इंडिया और हरिजन में बार बार नौजवान कार्यकर्ताओं को कहती हूँ कि बाकी सब पढ़ाई तो हमने छोड़ ही दी व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन के पूरे चक्कर में, मगर यंग इंडिया, हरिजन, मूल नायक, जनता, इस तरह के जो अखबार गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार प्रकाशित करते थे, वो उनके विचारधारा से हमें बहुत प्रभाव भी मिलता है। और वो उनके जो पूरे मेंटल प्रोसेस और उस वक्त का जो राजनीति थी उसको समझने का बहुत अच्छा एक अवसर मिलता है। तो ये जो किताब हमने प्रकाशित की थी, मैंने जानबूझ के इसको इसलिए प्रकाशित की थी कि मैं जब पत्रकारिता में आई 83 में, तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे महाराष्ट्र टाइम्स के, उनका बहुत जल्दी निधन हुआ कैंसर से, मगर उनकी एक छोटी सी मराठी में पुस्तिका है, मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम सब पढ़ें। और पहली बार हमने उसको अंग्रेज़ी में यही किताब में लाया, महात्मा से आखिर 1998 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। और मेरे लिए और काफ़ी बहुत सारे उस वक्त के नौजवान, अभी हम नौजवान नहीं रहे, कि ये जानकारी मिलना कि गांधी जी की जब हत्या हुई 48 में, तो ये पहला हमला नहीं था, ये 6वां हमला था जो सफल हुआ हथियारों के लिए। इसके पहले 5 हमले हुए थे और टोटल 6 हमले में से 3 में नाथूराम गोडसे खुद इन्वॉल्व थे। ये मतलब एक बहुत ज़रूरी है जानकारी देना लोगों को, क्योंकि हमें समझ ये बार बार दी जाती है कि एक स्पॉन्टेनियस कुछ गुस्सा आ गया लोगों को, क्रोध आ गया, पाकिस्तान हो रहा था, 55 करोड़ पैसा हिंदुस्तान, भारत पाकिस्तान को दे रहा था। ये बकवास है। पहला हमला 34 में हुआ, 1934 में हुआ। और मैं मानती हूँ कि 34 के पहले 2-3 साल की अगर हम राजनीति बारीकी से देखें तो हमें समझ में आता है कि ये जो 30 जनवरी 48 को जो हमला करके हिंदुत्ववादी ताकतों ने पहला आतंकी हमला आज़ाद भारत में किया, और ऐलान उनका ये था और आज तक है कि गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत हमें मंजूर नहीं है। वो गणतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत के एक प्रतीक गांधी, जो व्यक्तिगत स्तर पे एक मजहबी और धार्मिक इंसान थे, मगर वो स्पष्ट तरीके से शुरुआत से कह रहे थे कि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष रहेगा, राज और सरकार और धर्म के बीच में कुछ तालमेल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें, निष्पक्ष एक स्टेट होना चाहिए। उन्हें सोमनाथ मंदिर को पैसे देने से कहा कि सरकार को नहीं देना चाहिए। जात को लेकर भी बहुत विवाद है गांधी जी के समझने वाले या नहीं समझने वाले को। और मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे लगता है कि इतने सालों के बाद कम से कम गांधीवादी और अम्बेडकरवादी इतनी तो दूरदर्शी दिखाए कि साथ में बैठ के कुछ चर्चा करे, क्योंकि जब 2 इतने महापुरुषों के बीच में एक दूसरे के बीच में आदर था, तो हम क्यों एक अलग अलग लकीर बन के खड़े हैं। ये मैं बार बार ये बात रखती हूँ लोगों के सामने, कम लोग इसको सुनते हैं। मैंने 30 जनवरी 98 को मैंने महानगर, जो निखिल जी का अखबार निकलता था, उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था। और उसमें मैंने खोज के ये बात निकाली थी कि जब खबर आई शाम को 5 बजे 18 मिनट के बाद, जब गोली लगी है, गांधी जी की हत्या हुई है दिल्ली में, तो सबसे पहले वहाँ पे स्थल पे पहुँचने वाले में बाबा साहेब अम्बेडकर थे। ये इतिहास गवाह है ये बात का। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में उनका नज़रिया अलग हो। मैं मानती हूँ कि जमहूरियत और लोकशाही में अलग अलग नज़रिए से ही लोकशाही मजबूत होती है, मगर इस तरह से नफ़रत से एक दूसरे को देखना, मुझे लगता है कि हमारे पुरोगामी विचारधारा और पुरोगामी संघर्ष को बहुत नुकसान कर रहा है। तो इसीलिए मैं वापस ये मौके पे कहती हूँ कि गांधीवादी और अम्बेडकरवादी को
अपनी जिम्मेदारी इस मौके पे समझ करके साथ में काम करने का काम शुरू करना चाहिए। तो ये एक ऐलान था 30 जनवरी 48 को कि बस हम नहीं चाहते कि ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष रहे या बने या टिके, और ये जंग आज भी चला है। और आज हमारे दुर्भाग्य है देश की कि आज़ादी के आंदोलन जिस तरह लड़ा गया, जिस तरह अलग अलग तबकों ने आज़ादी के संघर्ष में बलिदान और कुर्बानियाँ दी, जिसमें कोई ऐसा तबका नहीं था जिन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत को अलग अलग तरीक़ों से चैलेंज किया, चाहे वो आदिवासी हो, सांथाल हो, कामगार हो, किसान हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, क्रिस्ती हो, मुसलमान हो, अलग अलग भाष्य हो। मगर मैं मानती हूँ कि ये जो पूरा हमारा इलाका है दक्षिण एशिया का, भारत का निर्माण तो आज़ाद भारत का तो 47 में हुआ, मगर ये दक्षिण एशिया का जो एक पूरा इलाका है उसने सदियों से, मुझे लगता है 4-5 हज़ार सालों से जात व्यवस्था को, गैर बराबरी को, गैर समानता को चुनौती देने वाले काम हमारे बहुत बड़े संतों ने भी किया है, इंटेलेक्चुअल्स ने भी किया है, चाहे वो बसवन्ना हो, कबीर हो, तुकाराम हो, एकनाथ हो, नामदेव हो, फुले हो, अंबेडकर हो। तो ये कहना कि संवैधानिक वसूल, बराबरी और समता के वसूल भारतीय नहीं है, मुझे लगता है वही लोग ये कह सकते हैं जो इतिहास को नहीं जानते या तो इतिहास को छुपाने का काम कर रहे हैं। समता और बराबरी की लड़ाई, श्रमण और ब्राह्मण के बीच में विवाद सदियों से चल रहा है और श्रमणों की जीत ही होगी, यही मान करके हम लोग श्रमणों के पक्ष में बोलते हैं। तो 34 में पहला हमला होता है गांधी जी की जान पर, और 34 के पहले अगर 3 साल आप देख लें तो बहुत उथल पुथल हो रही थी हमारे देश में आज़ादी के संघर्ष को लेकर। 31 में 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और वगैरह की फांसी देने के बाद बहुत बड़ा एक आक्रोश था नौजवानों में। उनको लग रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत ही क्रूर तरीके से ये हो रही है, और उसी दरमियान मार्च 31 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कराची रेजोल्यूशन पास होता है। और मैं बार बार एक इतिहास की मैं एक अभ्यास स्टूडेंट हूँ, और मैं कहती हूँ कि अगर आप 31 का रेजोल्यूशन पढ़ें, सुभाष चंद्र बोस का भी असर है वो रेजोल्यूशन पर। पहली बार पूर्ण स्वराज का निर्माण कैसे होगा और ये देश किस आधार पे, किस बुनियाद पे ये देश का निर्माण होगा, ये पहली बार कराची रेजोल्यूशन ने देश और दुनिया के सामने रखा। किसानों के अधिकार, कामगारों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, समान अधिकार, जात व्यवस्था को लेके सवाल, ये सब आपको कराची रेजोल्यूशन में पाए जा सकते हैं। और 33 में उनके हमला होने के 1 साल पहले 1934 में पहला हमला होता है, उसके बाद 46 में 2 होते हैं, उसके बाद में 48 में होता है, फिर आखिरी वाला होता है। 33 में 2 कानून के ऊपर गांधी जी अपना बल देते हैं, अपना आवाज़ देते हैं। एक तो बिल टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष देश अगर होना चाहिए तो धर्मनिरपेक्ष। तो मैं बार बार कहती हूँ कि एक ऐसे इंसान हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए तब भी और आज भी इतने खटमल बन के क्यों रहते हैं, इतने तकलीफ़ क्यों देते रहे, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान समता को लेकर अपनी जान लेने के लिए एक बार नहीं कई बार सड़क पे आए। नोआखाली को हमने देखा, पूरे बंटवारे विभाजन के कौमी दंगों को देखा, मगर बुनियादी स्तर पे, वैचारिक स्तर पे उनके दिमाग में बात स्पष्ट थी कि अगर भारत हिंदुस्तान को एक बन के मजबूत होना है तो आपको हर तबके को कम से कम समानता और बराबरी का सपना तो देना ही पड़ेगा, अधिकार तो देना ही पड़ेगा। जिस दिन आप वो समानता और समता और बराबरी का अधिकार छीनने की बात करेंगे, तब से अखंडता, ये देश की जो पूरी अखंडता और एकता है उसके ऊपर सवाल लोग उठाएंगे, क्योंकि लोग चिंतित हो जाएंगे कि अगर मेरे देश में मुझे वो स्थल नहीं मिल रहा है, वो जगह नहीं मिल रही है, तो मैं ये देश की नहीं हो सकती हूँ। तो मैं मानती हूँ इसीलिए गांधी जी हिंदुत्ववादी ताकतों को लिए तब भी और आज भी बहुत बड़े एक चुनौती देने वाले इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने जात व्यवस्था पे भी, हो सकता है उनका तरीका जो था जात व्यवस्था को टैकल करने का, उसके साथ हमारे विवाद हो। वाइकॉम सत्याग्रह में पीछे क्यों गए, टेम्पल एंट्री में पीछे क्यों हटे, हरिजन शब्द क्यों इस्तेमाल किया, इसके ऊपर बहस होनी भी चाहिए
और जैसे मैंने कहा लोकशाही में ज़रूरी भी है। मगर ये कहना कि वो जात व्यवस्था के पक्ष में थे, ये मैं मानती हूँ कि बिल्कुल इतिहास को नकारना है। तो उन्होंने जात व्यवस्था को एक मॉरल डेग्रेडेशन समझा हिंदू समाज के लिए, और उन्होंने कहा कि जब उनको पूछा गया कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लिए तो जात व्यवस्था ज़रूरी है, आप कैसे इसको अबॉलिश कर सकते हैं, तो उनका जवाब ये था कि अगर कोई भी धर्म मज़हब और मेरे धर्म मज़हब में ऐसी कोई प्रैक्टिस हो, ऐसी कोई विचार हो, ऐसे कोई चीज़ हो जिससे विच इज़ रिपग्नेंट टू मैनकाइंड, मतलब जो मानवता को एकदम नीच चीज़ है, तो वो धर्म एक साइड पे रखो और कानून उसके खिलाफ होना ही चाहिए। तो बहुत स्पष्ट थे इसके बारे में। और जहाँ धर्मनिरपेक्षता के बारे में है तो उन्होंने रेवरेंड कलास को भी कहा था 1947 में, एक स्कॉटिश मिशनरी थे, उनको कहा था उन्होंने कि अगर मैं ये देश का डिक्टेटर रहता तो मैं कहता कि कभी भी सरकार, गवर्नमेंट और धर्म का तालमेल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप तालमेल करेंगे तो गैर बराबरी की बात आ जाती है, गैर समानता की बात आ जाती है। तो मैं मानती हूँ इसीलिए गांधी जी इन ताकतों के लिए तब भी और आज भी एक बहुत बड़े ऑब्स्टिकल रहे हैं। और 72 साल के बाद भी अगर ऐसे महफिलों में हमें ये बात कहनी पड़ती है, और मैं तो खुल के कहती हूँ कि अफसोस की ये बात है कि गांधी हम शर्मिंदा है, आपके कातिल ज़िंदा है, और आप ज़िंदा ही नहीं हैं। आज दिल्ली और बाकी राज्यों में पूरे संविधान को ख़त्म करने पे तुले हैं, और संवैधानिक पदों पे बैठ के संविधान को ख़त्म करने पे तुले हैं, ये भी कहना ज़रूरी है। CAA और NRC को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही गई है। मैंने कम से कम गए 3-4 महीने में 200 से ऊपर भाषण, तकरीरें दी है, तो मैं सब कुछ नहीं बोलूँगी। इतना ही कहूँगी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 बुनियादी स्तर पे न सिर्फ गैर संवैधानिक है और असंवैधानिक है, मगर एक पहला कदम है कि कानून के दायरे के अंदर धर्म और मज़हब की एक लकीर खींचने की। और इसीलिए अगर गांधी जी अगर आज होते, और मैं मानती हूँ हैं हमारे बीच, बहुत सारे गांधी जी हैं, वो ज़रूर इसका विरोध करते। वो इसी तरह विरोध करते जैसे शाहीन बाग में विरोध हो रहा है, वो उसी तरह विरोध करते जैसे रोशन बाग में हो रहा है, वो इसी तरह विरोध करते जैसे कोने कोने में हो रहा है, शांतिपूर्वक अहिंसक ढंग से। दोस्तों, सरकार ने कुछ बातें कही 15-16 में, सरकार की बड़े बड़े पद में बैठे हुए नेता ने कही कि क्रोनोलॉजी हम ऐसा करेंगे कि ये दुरुस्ती कानून लाने के बाद एक तबके को बचाने का एक रास्ता क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम INPR NRC लाएंगे। जब उनका विरोध उनके सामने आया तो वो क्रोनोलॉजी खुद डिनाई करने लगे। तो वो क्रोनोलॉजी को समझने के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब भी आपके पास है, अब यूट्यूब देख के ही तय कर सकते हैं कि झूठ कौन है और सच कौन है। मगर बुनियादी स्तर में इतना ही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे नागरिकता को एक दस्तावेज या कागज़ से तोला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वेबसाइट पे एक पुस्तिका निकाली है, नागरिकता संशोधन कानून एक परिचय, और उसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के कोटेशंस डाले हैं, नेहरू जी के, गांधी जी के, पटेल के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। वो सब पूरे टोली में सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके टोली के हैं, बाकी सब उनके विरोध के टोली के हैं, फिर भी उन्होंने कोटेशन उनके डाले हैं। गांधी जी का कोटेशन उन्होंने जो डाला है उसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी ने 47 में, सितंबर 47 में जब खून खराबा हो रहा था बंटवारा विभाजन को लेकर, तो उन्होंने हिंदू सिख भाई बहनों को कहा कि आप बिल्कुल यहाँ पे रह सकते हैं, ये देश आपको पूरा श्रेय देगा। हमने हमारे वेबसाइट पे sabrangindia.in पे हमने एक एक लाइन का जवाब दिया है पुस्तिका का, और हमने कहा कि बिल्कुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू सिख भाई ये देश में रह सकते हैं। मगर 19 दिसंबर 47 को घसेड़ा गांव में, मेवाट के मेयों के घसेड़ा गांव में जो गांधी जी ने ऐलान किया था, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी खामोश है, क्योंकि गांधी जी वहाँ गए थे और हमारे 70,000 की बड़ी सभा थी वहाँ की। मेवाट मेव मतलब मुसलमान, उनके सामने जाके गांधी जी कहते हैं कि ये देश की मिट्टी, ये देश की सरजमीन आपकी है और आप छोड़ के नहीं, क्योंकि घबराहट थी, बंटवारा विभाजन को लेकर दंगा, खून खराबा हो रहा था, और गांधी जी ने देशवासियों के आधार देकर, उन्होंने आधार देकर किया, कहा मेवाट मुसलमानों को कि ये देश आपका है, बराबरी का दर्जा आपको हम दे के रहेंगे, ये देश धर्मनिरपेक्ष रहेगा।
तो ये बात तो आपको भारतीय जनता पार्टी की पुस्तिका में नहीं मिलेगी, क्योंकि बुनियादी स्तर पे वो सिर्फ इतिहास को मरोड़ने का काम करते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, एनआरसी क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें ऑलरेडी कह चुकी हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए। मगर एनपीआर एनआरसी है। एनपीआर के लिए आप और हमारे घर में कोई आएगा ऑफिसर, काफ़ी चीज़ें पूछेगा, और उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी, एक सूची बनाई जाएगी, जो कलेक्टर के ऑफिस में एक ताल्लुकदार बनाएगा। 1 महीने का समय दिया जाएगा, आप इसमें इनके अंदर है या नहीं है। अगर आप इसमें आ गए तो बाकी समाज को 1 महीने का समय दिया जाएगा ऑब्जेक्शन लाने के लिए। और आसाम की मैं बस 2-3 आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ कि आसाम का एक बहुत पेचीदा इतिहास है। वो इतिहास में बता ही जाऊँगी तो 1 घंटा लगेगा, मैं नहीं करूँगी। मगर इतना कहूँगी कि वहाँ पे जो एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई, चूँकि वहाँ पे एक असम अकॉर्ड हुआ था, चूँकि वहाँ पे एक असम मूवमेंट हुआ था, चूँकि वो हिंसक मूवमेंट था, आज़ाद भारत का पहला जनसंहार गुजरात 2002 के, मैं विनंती करती हूँ आप सब से, उनको दंगा मत कहिए, वो जनसंहार था। पहला आज़ाद भारत का जनसंहार नेल्ली में हुआ 18 फरवरी 83 को, और उसी वेव में हुआ, उसी भावना को लेकर हुआ। भारी कौन है, यहाँ का कौन है, आसाम भाषी कौन है, बंगाली भाषी कौन है। 6 घंटे के छोटे से समय के अंदर 2500 मुसलमानों का कत्लेआम होता है नेल्ली में। तो ये इतिहास है, बहुत पेचीदा है, बहुत हिंसक है। और उस वक्त पुरोगामी चलवल लेफ्टिस्ट चलवल के 59 मतलब 59 एक्टिविस्ट को भी मारा गया, क्योंकि ये सिर्फ वो एक्टिविस्ट पुरोगामी चलवल के लोग थे जो ये मूवमेंट को फांसीवाद मूवमेंट कहते थे, कि ये पुरोगामी मूवमेंट नहीं है। तो ये सब इतिहास होते होते वहाँ पे एनआरसी तय हुआ। और हमने जब वहाँ पे काम शुरू किया, और मैं तो सिर्फ सीजेपी की सेक्रेटरी हूँ इसलिए मेरा नाम जुड़ा जाता है, वहाँ पे हमारी ऑटोनमस बहुत ही बढ़िया टीम है, वो काम कर रहे हैं, हम सिर्फ उनको पाठिंबा दे रहे हैं। मैं उनको हर मन से सलाम करती हूँ। बहुत ही मुश्किल सर्कमस्टांसेस में हमारे 700 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। तो मैंने जब हमने इरादा किया कि वहाँ पे काम करना है, तो हमने उनको पूछा कि आपने एनआरसी को कबूला क्यों शुरुआत में। तो उन्होंने बोला आप नहीं समझ सकते, बम्बई दिल्ली में रहने वाले आप नहीं समझ सकते, 30-35 साल से भाषीय अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक इसी एक बोझ के नीचे जी रहे हैं कि कौन यहाँ का भारतीय है और कौन नहीं है। तो हमने सोचा इफ़ देयर इज़ अ फ्री फेयर एंड जस्ट एनआरसी तो कम से कम हम ये बच जाएंगे। और आसाम का अनुभव हमें दिखाता है कि आप प्रशासन को और सरकार को इस तरह का अनहिंडर्ड पावर देकर ही अपनी पूरी जान की कुर्बानी कर डालेंगे। दे कैन नेवर बी अ फ्री फेयर प्रोसेस। 52,000 सरकारी कर्मचारी 7 साल कुछ और काम नहीं करते। 1220 करोड़ का खर्चा सरकार करती है। वहाँ की जनता आवाम 24,400 करोड़ रुपया अपने जेब में छोटी छोटी ज़मीन, छोटे छोटे कारोबार बेच के ख़त्म हो जाती। पहले 3 करोड़ 20 लाख की आज़ादी में पहले सूची में 1 करोड़ 20 लाख बाहर, दूसरी सूची में 44 लाख बाहर, फाइनल सूची में 19 लाख बाहर। और फाइनल सूची जब आती है तो सरकार को भी पता चलता है कि 19 लाख में ना हिंदू है ना मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ 6 लाख है, बाकी सब हिंदू हैं। क्योंकि एक बार आप कार्रवाई शुरू करेंगे, दस्तावेज की कहानी आप शुरू करेंगे, सबूत दिखाने का काम शुरू करेंगे, तो ये और भारत को यही होगा। इसीलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है नो टू सीए, नो टू एनपीआर, नो टू एनआरसी। हमारे देश में 58% बर्थ रजिस्ट्रेशन हुआ है, 42% नहीं हुआ। हमारे देश में 134 करोड़ की आबादी में से 40 करोड़ असंगठित कामगार हैं। असंगठित कामगार जिसमें से कई प्रतिशत काम असंगठित के पास आधार कार्ड भी आज नहीं है, क्योंकि वो कोई मुकाम, कोई एड्रेस नहीं लिखा सकते। आज हमारी सरकार ने 47,000 करोड़ आप और हमारा पेंशन का पैसा रोक के रखा है, क्योंकि नाम में फ़र्क है। कुमार का नाम KUMAR है या COOMAR है, वो सरकार अलग अलग स्पेलिंग लेके फिर आपका पैसा रोक लेती है। ठीक है, पेंशन रोके तो एक बात, मगर अगर आपका अस्तित्व ही आप ख़त्म कर देंगे नागरिकता का, और ये हुआ है। 70 साल की बुढ़िया पार्वती दास डिटेंशन कैंप में है। सुब्रतो डे 32 साल का सुब्रतो डे ने दम तोड़ दिया डिटेंशन कैंप के अंदर। 100 लोगों की जान गई है। भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का पूरा परिवार बाहर।
मोहम्मद सनाउल्लाह जिन्होंने कारगिल में जंग लड़ा है, वो डिटेंशन कैंप में भेजे जाते हैं। मतलब वी कैन नॉट गिव दिस पावर टू द गवर्नमेंट इन द ब्यूरोक्रेसी। मैं कल बीर में थी, गए हफ्ते में इंदापुर में थी, मैं लातूर में थी। तो वहाँ पे तो जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में और ऐसे शहरों के बस्तियों में तो लोग 2 मिनट में मामला समझ जाते हैं, मध्यम वर्गीय नहीं समझता, क्योंकि मध्यम वर्गीय को लगता मेरे पास दस्तावेज है, बचा के रखो। मगर जो वर्ग स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम में फंस जाते हैं, पेंशन लेने में फंस जाते हैं, उनको पता है कि एक बार आप दस्तावेज का खेल शुरू करेंगे, डॉक्यूमेंट का खेल शुरू करेंगे, तो फंसने वाले तो वही हैं। उसमें हिंदू मुस्लिम रहने वाला नहीं है, और निशान उनकी ज़मीन है। ज़मीनों को बस साफ कराओ, ऐसे दिखाओ कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, नागरिक है ही नहीं, और फिर वो ज़मीन दे दो आप अडानी को, अंबानी को। डिटेंशन कैंप आप हिटलर जैसी न भी बनाए तो आप लेबर कैंप बना सकते हैं, जहाँ पे आप लोग फ्री लेबर करवा के लोगों का लेबर करवा अधिकार छीन कर। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैं इस पर ज़्यादा बोलने जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी दोस्त है गीता रामकृष्णन, जो असंगठित कामगार बैंगलोर में काम करती है। मैं एक पर्चा लिख रही थी, जैसे मैंने कॉपी दिया, कि हाउ एनपीआर विल अफेक्ट द पुअरेस्ट। मतलब ये गरीबों पे सबसे ज़्यादा हमला करने वाली चीज़ होने वाली है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होने वाला। तो गीता जी ने मुझे कहा कि तीस्ता मेरे 3000 महिला है बैंगलोर के अंदर जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। शायद मिलिंद रानडे का नाम आपने सुना होगा, सफाई कामगार यूनियन को चलाते बम्बई में। 12 साल का संघर्ष के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलता है कि परमानेंट हो गए आपके 3700 सफाई कामगार। ठीक है, तो ये ऑर्डर मिलता है उनको 3 साल पहले। तो मैंने मिलिंद को पूछा, मिलिंद हो गया ना उनका काम? बोले क्या हो गया, सिर्फ 370 मजदूर को परमानेंसी बीएमसी ने दिया है, बाकी को क्यों नहीं दिया? क्योंकि दिलीप का नाम कहीं आई के साथ है तो कभी ई के साथ है, मंडल का काम ओ के साथ है तो कभी यू के साथ है। तो अगर महानगर पालिका, सरकार, पेंशन फंड आपके पैसे और अधिकार वैसे भी नेम स्पेलिंग की वजह से नहीं दे रहे हैं, तो नागरिकता तो दूर की बात है, नागरिकता भी नहीं देंगे। ज्यादातर असम में नेम डिस्क्रिपेंसी, डेट डिस्क्रिपेंसी, ऐसे छोटे मोटे गलतियों की वजह से, जो सरकार की गलतियां हैं, उनकी वजह से वंचित लोगों को किया गया है। सबसे ज़्यादा हमारी महिला, 19 लाख में से 69% हमारी महिलाओं को एनआरसी से बाहर, क्योंकि ग्रामीण महिला घर में पैदा होती है, स्कूल ख़त्म नहीं करती है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, शादी 18 साल से पहले हो जाती है, तो पहली बार जब उसको सरकारी रूप में आप पाते हैं इलेक्टोरल रोल में, तो उसके शौहर के घर में, जब उसका नाम बदला न भी हो मगर बदल जाएगा पहले वाले नाम से। तो इसीलिए गांव बारा सर्टिफिकेट को पहले एक्सेप्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही गांव बारा सर्टिफिकेट को नकारा। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस आए हैं आसाम में कि निचोड़ इसका यही है कि आप नागरिकता को दस्तावेज और पुरावे के साथ नहीं तोल सकते, दुनिया में कहीं पे ही नहीं है। भारतीय नागरिकता कानून स्पष्ट कहता है कि 87 तक अगर आप पैदा हुए हैं यहाँ पे तो आप भारतीय हैं, 87 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका पैदा होना ज़रूरी है और माता पिता दोनों में से एक, और 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका पैदा होना ज़रूरी है, माता पिता में दोनों में से एक, और दूसरे पेरेंट है वो अवैध प्रवासी न हो, ये ज़रूरत है कानून के हिसाब से। आसाम में थोड़ा सा अलग है, 66 और 71 का है क्योंकि आसाम अकॉर्ड है। हमारा ये कहना है कि अगर अवैध प्रवासी को आपको ढूंढना है तो आपके पास कानून है, आपके पास पासपोर्ट रूल्स हैं, आपके पास फॉरेनर्स एक्ट हैं, वो आप लागू कीजिए। मगर सारे जनता आवाम को ये जाल में फंसाने का काम आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपने अर्थव्यवस्था को डुबा के रखा है, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप सिर्फ समाज में उथल पुथल पैदा करके हिंदू बना मुसलमान बना करके उसी राजनीति को आप चलाना चाह रहे हैं। और यही मन से मैं बस ख़त्म करने के वक्त ये कहूँगी कि 15 दिसंबर को जब जामिया पे हमला हुआ और अलीगढ़ पे हमला हुआ तो ये देश के नौजवान ने ये हिंदू बना मुसलमान की बात को नकारा। 32 विश्वविद्यालयों से
नौजवानों ने आईआईटी बम्बई से लेके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जलगांव की उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय ने 600, 2000, 5000 बच्चे निकाल करके कहा कि ये नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं 72 सालों में कहीं ना कहीं लोगों के रग में ये बात तो घुस चुकी है कि ये देश धार्मिक राष्ट्रवाद पे, इसलिए देश का निर्माण नहीं हुआ और धार्मिक राष्ट्रवाद को हम नहीं टिकने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।